नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अमरोहा अकेडमी 24/7 में। मैं सहायक अध्यापक राहुल कुमार आपका एक चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, आज की जो क्लास रहने वाली है सीडीपी की क्लास रहने वाली है। मैंने आपको सीडीपी में काफ़ी अधिक पढ़ा दिया है। अब देखिए, बुद्धि के बारे में पिछली क्लास में पढ़ाया था मैंने। अब जो बात करेंगे अधिगम लर्निंग के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए लर्निंग क्या है अभी, अगर मैं लर्निंग की बात करूं तो आप जानते हैं लर्निंग जिसे बोलते हैं सीखना। देखिए, सीखने की जो प्रक्रिया है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। इंसान हमेशा कभी ना कभी कुछ ना कुछ सीखता रहता है, अपने बड़ों से या फिर किसी अन्य से। तो सीखने की प्रक्रिया हमेशा याद रखना है, जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। और प्रत्येक परिस्थिति में व्यक्ति सीखता है, अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है, यही सीखना है। देखिए, आप कुछ सीखने के बाद में आपके अंदर कुछ ना कुछ हमेशा चेंजिंग आती है, ये सीखना कहलाता है। ठीक है, सीखने के बाद में व्यवहार में चेंजिंग लाना सीखना। देखिए, अगर मैं सीखने की बात करूँ तो सीखना क्या है भाई, अडेप्टेशन की प्रक्रिया है, अनुकूलन की प्रक्रिया है। सीखना सार्वभौमिक यूनिवर्सल प्रक्रिया है, एक अनुकूलन की प्रक्रिया और सार्वभौमिक की प्रक्रिया है। सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। सीखना एक मानसिक प्रक्रिया है, मेंटल प्रोसेस है सीखना। देखिए, स्कूल में अधिगम में परिवेश में सहभागिता, स्कूल में अधिगम में परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशलों और ज्ञान का अर्जन पर अधिक बल देना चाहिए। देखिए, सार्थक अधिगम मीनिंगफुल लर्निंग में एक समस्या पर विधिक तरीके से विचार करने के लिए प्रोत्साहित इनकरेजिंग करना है। ठीक है, तो सार्थक अधिगम मीनिंगफुल लर्निंग में एक समस्या पर विविध तरीके से विचार करने के लिए प्रोत्साहित इनकरेजिंग करना, ये चीज़ सीखने में आती है दोस्तों। आगे देखिए, अधिगम जो है अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है अगर वह मुख्यतः स्व केंद्रित सेल्फ डायरेक्टेड हो, तो अधिगम जो ना अधिक सार्थक होता है। प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए करके सीखना लर्निंग बाई डूइंग दृष्टिकोण बेहतर है। अगर आप प्रारंभिक कक्षाओं की बात करते हैं तो शिक्षण अधिगम में जो है ना करके सीखना जो है बहुत ज़्यादा बेहतर माना जाता है। अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण है। अधिगम मुख्य रूप से सामाजिक क्रिया है। प्रभावी अधिगम के लिए विद्यार्थी को सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है। देखिए, सार्थक अधिगम मीनिंगफुल लर्निंग में विश्लेषण, समालोचनात्मक सोच और समस्या समाधान एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो प्रक्रियाएं वो शामिल हैं। अब अधिगम वक्र की बात कर लें, कर्व ऑफ लर्निंग की। देखिए, ये कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, ये होते हैं 4 प्रकार के। जब अधिगम की मात्रा, प्रभाव, क्षमता आदि को किसी माध्यम, ग्राफ आदि से प्रदर्शित किया जाता है तो अधिगम वक्र कहलाता है। देखिए, इसमें अधिगम की न्यूनता या अधिकता या शून्य स्थिति व्यक्त की जाती है। जैसे सरल रेखीय गति, इसमें सीखने की गति एक समान होती है। सरल रेखीय गति में क्या होती है, अभी सीखने की गति एक समान होती है। दूसरा उन्नोत्तर वक्र, ठीक है, इसमें सीखने की गति शुरू में तेज होती है और उच्चतम बिंदु पर पहुंचने के बाद सीखने की गति धीमी शुरू हो जाती है। शुरू में क्या होता है, अभी सीखने की गति तेज होगी, देखिए सीखने की जो गति है वो तेज होगी और उच्चतम बिंदु पर पहुंचने के बाद सीखने की जो गति है वो धीमी हो जाएगी। आगे देखिए, नतोदर अधिगम गति, देखिए यह है उन्नोत्तर वक्र, इलेवेशन कर्व, एक है कॉनकेव लर्निंग वक्र, नतोदर अधिगम वक्र। इसमें शुरू में सीखने की गति धीमी होती है लेकिन इसके बाद में सीखने की जो गति है वो धीमे धीमे तेज हो जाती है, तो ये ठीक है। देखिए, नतोदर अधिगम वक्र, इसमें भाई कोई बच्चा है शुरू में धीमा सीखता है लेकिन धीमे धीमे जैसे जैसे उसका माइंड डेवलप हो जाता है उसके बाद में उसके जो सीखने की गति है वो तेज होती जाती है। ठीक है, मिश्रित अधिगम गति, इसमें शुरू में अधिगम की गति तेज या धीमी और अंत में अधिगम की गति तेज या धीमी दोनों तरह से हो सकती है। ठीक है भाई, इसमें दोनों कंडीशन होती हैं। देखिए, ये आप देख सकते हैं नतोदर में क्या हुआ, शुरू में देखिए सीखने की गति धीमी हुई, उसके बाद में सीखने की गति बढ़ती गई। अब इसमें क्या अभी देखिए, इसमें मिश्रित है, इसमें शुरू में सीखने की गति तेज भी हो सकती है और धीमी भी, बाद में भी देखिए बाद में भी यही कंडीशन है, तेज भी हो सकती है और अधिगम भी। अधिगम पठार, देखिए लर्निंग प्लेट्यू किसे कहते हैं, इसमें सीखने की गति रुक जाती है, यानी उसमें न तो उन्नति होती है और न अवनति। अधिगम का पठार में अधिगम की गति 0 होती है। देखिए, अधिगम का पठार में अधिगम की जो गति है वो कितनी होती है, 0 होती है। शिक्षण के स्तर, देखिए लेवल्स ऑफ टीचिंग की बात कर लेते हैं। शिक्षण के स्तर को कितने भागों में बांटा गया है, तो यहाँ शिक्षण के स्तर की अगर मैं बात करूँ तो शिक्षण के स्तर को 3 भागों में बांटा गया है। स्मृति स्तर, या हर्बर्ट ने दिया, हर्बर्ट ने किसने दिया भाई स्मृति स्तर, हर्बर्ट ने दिया। हर्बर्ट ने क्या कहते हैं भाई, इस स्तर में बच्चे के रटने पर बल दिया जाता है। ये शिक्षण अधिगम का सबसे निचला स्तर है।
देखिए इसमें क्या होता है, अभी बच्चे के रटने के स्तर पर रटने पर बल दिया जाता है, और यह शिक्षण अधिगम का सबसे निचला स्तर है। और ये किसने दिया? हर्बर्ट ने दिया है। ठीक है, स्मृति स्तर। इस स्तर के शिक्षण अधिगम का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना है। इससे सिर्फ ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। यह छोटी कक्षाओं के लिए होता है, जैसे कक्षा 1, कक्षा 2। ठीक है भाई, छोटी कक्षाओं में आपको शुरू में वर्णमाला एक तरीके से रटवाया जाता है, और जो गिनती है वो भी रटवाई जाती हैं। ठीक है, आगे समझ बोध, अंडरस्टैंडिंग लेवल। यह मॉरिसन ने दिया। किसने दिया? मॉरिसन ने दिया, या यह मॉरिसन ने दिया। अब देखिए यह स्तर स्मृति स्तर से कुछ ऊंचा होता है। ये जो ना स्मृति स्तर से कुछ ऊंचा होगा। इस तरह में रटने की बजाय ज्ञान को अच्छी तरीके से समझने पर बल दिया जाता है। इसमें रटने की बजाय ज्ञान को अच्छी तरीके से समझने पर बल दिया जाता है। इस स्तर में बच्चों को जो ज्ञान दिया जाता है या नियम या सिद्धांत बताए जाते हैं, वे इस तरह से प्रदान किए जाते हैं ताकि बच्चा उनका व्यवहारिक प्रयोग कर सके। ठीक है भाई, ये ध्यान रखना। इसमें जो भी बच्चों को ज्ञान दिया जाता है या नियम बताए जाते हैं, वह इस तरीके से बताए जाते हैं कि बच्चा उनका व्यवहारिक रूप से प्रयोग कर सके। आगे देख लेते हैं दोस्तों। देखिए चिंतन स्तर की बात करूं, यह शिक्षण अधिगम का सबसे ऊंचा स्तर माना जाता है। ऊंचा स्तर माना जाता है। इस स्तर में बच्चों को अपनी मानसिक शक्तियों के विकास के पूर्ण अवसर प्राप्त होते हैं। इसमें क्या है? बच्चों को अपनी मानसिक शक्तियों के विकास के पूर्ण अवसर प्राप्त होते हैं। इससे पहले बच्चों को विभिन्न नियमों, सिद्धांतों आदि की जानकारी दी जाती है। फिर उन्हें स्वतंत्र रूप से इस पर चिंतन करने और निष्कर्ष निकालने के अवसर दिए जाते हैं। ठीक है, आगे सूक्ष्म शिक्षण की बात कर लेते हैं। माइक्रो टीचिंग की अगर मैं बात करूं तो सूक्ष्म शिक्षण क्या अभी? यह शिक्षण का छोटा सा प्रारूप है जिसमें क्लास में शिक्षण क्रियाएं सूक्ष्म रूप से कार्य करती हैं। सूक्ष्म शिक्षण विधि का विकास एलन महोदय ने किया। भाई सूक्ष्म शिक्षण जो विधि है इसे यह किसने दी? एलन महोदय ने। एलन महोदय ने, ध्यान रखना है आपको। माइक्रो टीचिंग जो है एलन महोदय ने दी थी। ठीक है, और यह शिक्षण का छोटा सा प्रारूप है जिससे कक्षा में शिक्षण क्रियाएं सूक्ष्म रूप से कार्य करती है। देखिए सूक्ष्म शिक्षण में कम समय में अधिक दक्षता प्रदान किया जाता है। इसमें कम टाइम के अंदर अधिक दक्षता प्रदान की जाती है। ठीक है भाई, कम टाइम के अंदर अधिक दक्षता प्रदान की जाती है। सूक्ष्म शिक्षण से शिक्षकों के कौशल का विकास किया जाता है, जैसे श्यामपट्ट कौशल, पुनर्वलन कौशल, प्रश्न प्रवाह कौशल। सूक्ष्म शिक्षण की जो प्रक्रिया है वो क्या है भाई? पाठ योजना निर्माण। पहले टीचर पाठ योजना का निर्माण करेगा। ठीक है, माइक्रो टीचिंग में सबसे पहले आप क्या करेंगे भाई? आप जो ना अपना लेसन प्लान बनाएंगे। ठीक है, पाठ योजना का निर्माण करेंगे। उसके बाद में कक्षा शिक्षण करेंगे। पाठ योजना बनाने के बाद टीचर क्लास में आकर पढ़ाएगा। शिक्षण करवाने के लिए 6 मिनट का समय रिजर्व होता है। ठीक है, प्रतिपुष्टि फीडबैक देने के लिए भी 6 मिनट। पुनः पाठ योजना, इसमें 12 मिनट। पुनः शिक्षण 6 मिनट। पुनः प्रतिपुष्टि 6 मिनट। कुल मिलाकर 36 मिनट। 36 मिनट का इसमें टाइम दिया होता है। सबसे पहले आप प्लान करके आएंगे, उसके बाद आप टीचिंग कराएंगे, उसके बाद फीडबैक लेंगे, उसके बाद में री प्लान करेंगे आप, उसके बाद में री टीचिंग, उसके बाद री फीडबैक। तो ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है आपको। इसमें कुल मिलाकर 36 मिनट का टाइम लगता है। अधिगम स्थानांतरण। देखिए अधिगम स्थानांतरण के बारे में बात कर लेते हैं कि अधिगम स्थानांतरण क्या होता है। ठीक है, देखिए ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, जब कोई सीखा हुआ कौशल, ठीक है, जब कोई सीखा हुआ कौशल काम दूसरे कौशल सीखने के कौशल काम को प्रभावित करता है। जैसा मान लीजिए आपके पास कुछ नॉलेज है। ठीक है, आपके पास कुछ नॉलेज है, आपके पास कुछ ज्ञान है, या आपका कोई काम है, वो दूसरे सीखने के कौशल के काम को प्रभावित करता है, तब आप उसकी मदद से दूसरी चीज़ों को अच्छी तरीके से सीख पाते हैं। ठीक है, तो उसे सीखने का स्थानांतरण कहते हैं। जैसे ट्रक चलाने में सीखा गया कौशल कार चलाने की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। जैसे आप ट्रक चलाना जानते हैं तो आप ऑब्वियसली ट्रक के ज्ञान को कार चलाने में यूज करेंगे। ठीक है भाई, अब स्थानांतरण के प्रकार क्या हैं? धनात्मक स्थानांतरण। धनात्मक स्थानांतरण पूर्व ज्ञान, अनुभव अथवा प्रशिक्षण नई बातों को सीखने में सहायता प्रदान करता है। किसी कार्य को करने का ज्ञान, योग्यता अथवा अनुभव जब अन्य कार्य को करने में सहायक होता है तब इसे सीखने का धनात्मक स्थानांतरण माना जाता है। जैसे हिंदी भाषा का ज्ञान संस्कृत भाषा सीखने में सहायकता प्रदान करने के कारण धनात्मक स्थानांतरण कहलाएगा। ठीक है, अब ऋणात्मक स्थानांतरण क्या है भाई? किसी कार्य को करने का ज्ञान, योग्यता अथवा अनुभव जब दूसरे कार्य को करने में घातक होता है तब इसे सीखने। देखिए ऋणात्मक स्थानांतरण क्या है भाई? किसी भी काम को करने का ज्ञान, योग्यता अथवा अनुभव जब दूसरे कार्य को करने में घातक होता है तब इसे सीखने ऋणात्मक स्थानांतरण कहा जाता है। तेज चलाने का जो अभ्यास है दिल की बीमारी की स्थिति में चिकित्सक
चिकित्सक की सलाह के बावजूद धीमे चलने में बाधक होता है, इसे ऋणात्मक स्थानांतरण कहा जाएगा। देखिए, तेज़ चलने का जो अभ्यास है वो क्या होगा भाई, अगर आप तेज़ चलते हैं तो दिल की बीमारी की स्थिति में चिकित्सक की सलाह के बावजूद धीमे चलने में बाधक होता है, ठीक है, और इसे ऋणात्मक स्थानांतरण कहा जाएगा। शून्य स्थानांतरण क्या है अभी, सीखने की क्रिया में जब पूर्व अनुभव न तो सहायक होता है और न ही बाधक होता है, तो वहाँ पर अधिगम का शून्य स्थानांतरण पाया जाता है। क्षैतिज स्थानांतरण क्या है, जब किसी स्तर में अर्जित ज्ञान, अनुभव अथवा प्रशिक्षण का प्रयोग व्यक्ति के द्वारा किसी प्रकार की लगभग समान स्थिति में किया जाता है तो इसे सीखने का क्षैतिज स्थानांतरण कहते हैं। गणित में जोड़ घटाने के प्रश्नों को हल करने का अभ्यास उसी तरह के विज्ञान के अन्य प्रश्नों को हल करने में काम आता है। ठीक है दोस्तों, अब लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में बात करेंगे दोस्तों कल। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।